मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। जनाब नई दिन है और नई सुबह है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन का जो आगाज़ है ना किसी खूबसूरत सी बात के साथ करें, कुछ अच्छी चीज़ के साथ करें या खूबसूरत सी नसीहत के साथ करें, ताकि हमारा जो पूरा दिन है ना वो अच्छा ही गुजरे। तो आज की जो खूबसूरत बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप जो कुछ करने की सोचो उस पर अचानक से अमल नहीं किया जा सकता। चूँकि आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी पहली शर्त हुआ करती है। और जैसे अगर मुसन्निफ़ बनने के शौकीन अफराद हैं वो ख़यालों में तो अफसानों के अंबार लगा देते हैं, मगर हकीकी दुनिया में कभी शायद उन्होंने कागज़ और कलम पकड़ कर ही ना देखा हो। इसलिए जो भी इरादा करें ना उसे हकीकत से करीब अपने रखें। और दूसरा ये कहा जाता है कि एक साहब ने ना पिछले बरस ये इरादा किया कि अब वो सुबह 5 बजे उठने की कोशिश किया करेंगे, जबकि गुज़श्ता 20 बरस से मतलब 20 सालों से उनका जो बॉडी क्लॉक है वो 11 बजे उठने पर सेट हो चुका है। सो इस गैर हकीकी टारगेट को चंद दिनों में हासिल करना तकरीबन नामुमकिन ही पाया जाता है। और हकीकत पसंदाना तर्ज अमल ये होता है कि पहले चंद हफ्ते वो 11 के बजाय 10:30 का अलार्म लगाएं और उस पर उठने की कोशिश करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा नींद घटाते जाएं और इस तरह चंद महीनों की मेहनत से ना वो सुबह 5 बजे मेरे ख्याल से उठने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। और रात को जल्द सोने के लिए भी ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की मज़ीद जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए सोने से कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले। इसलिए कि हम सोशल मीडिया और जनाब स्मार्टफोन्स के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं और इस आदत को बतदरीज ही हम कम कर सकते हैं। और इसी तरह वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद ना अपने लिए छोटे छोटे और सादा और आसान से हदफ जो है, ये टारगेट जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं कि सबसे पहले तो वो उन तमाम तर ख़तरनाक ग़िज़ाओं की फ़हरिस्त एक बनाएं, लिस्ट बनाएं जो ना सिर्फ उनके वज़न को बढ़ाने का मौजब बनती है बल्कि सेहत के लिए भी उनकी इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होगी, फ्रोज़न फूड्स हो गए, फ़ास्ट फूड हो गए जो हम लोग खाते हैं, ये सरे फ़हरिस्त होते हैं जो हम लोगों की आदत बनती जा रही है और जिनका हम बड़े शौक़ से इनटेक कर रहे होते हैं। और ग़िज़ाई आदात को एक दिन में भी बदलना मुमकिन नहीं होता है। सो फिर वही बात आ जाती है कि अपने लिए ना हकीकत पसंदाना, सादा और आसान से टारगेट मुकर्रर करने चाहिए हमें और फिर पूरी मुस्तकिल मिजाजी से इन अहदाफ को हासिल करने के लिए ना कमर बस्ता हो जाना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में ना मुस्बत तब्दीली लाने की हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए और कोशिश भी हमेशा पॉजिटिव वे की हमें करनी चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ें, इस एहसास और जज्बे की हिफाजत करें और हर दिन को इसी खूबसूरती और नएपन से गुजारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जब आपको लगे ना कि आप में कोई ना कोई तब्दीली आनी चाहिए, मतलब अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको वज़न कम करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या टारगेट हैं उनको अचीव करने हैं, तो उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप अचीव कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है और इस तरह तो बिल्कुल भी काम नहीं होता कि जनाब आप सिर्फ़ अपने ख़यालात में सोच लें, अपने माइंड में सोच लें कि हमने ये चीज़ करनी है, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत ना करें, उसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो हकीकी दुनिया में, तो फिर ऐसा नहीं होता। ख़यालात में तो हम पता नहीं पूरी दुनिया सर करके आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसलिए कोई भी टारगेट अचीव करना है, मैं तो कहती हूँ छोटे छोटे टारगेट बनाया करें। मतलब 1 हफ़्ते का टारगेट बना लें, 1 महीने का टारगेट बना लें, 1 दिन का भी टारगेट बना सकते हैं आप। पहले फ़हरिस्त आप अपनी तैयार कर सकते हैं कि आज के दिन मैंने ये चीज़ें करनी है, अपने अंदर ये मुस्बत तब्दीली लेकर आनी है। और रात को सोते वक्त ख़ास करके अपना एनालिसिस ज़रूर करें कि आज के दिन मैंने क्या अचीव किया है, क्या नहीं अचीव किया है, और जो मैंने अचीव नहीं किया है उसको मैं किस तरह और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती हूँ या बेहतर बना सकता हूँ।
और उसके लिए और कितनी मुझे मेहनत करना दरकार है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना बड़ी मुस्बत तब्दीली लेकर आती हैं जब हम अपना एनालिसिस खुद कर रहे होते हैं, ना कि कोई हमें बता रहा होता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो रात को सोते वक्त तो अपना मुहासबा और अपना जनाब एनालिसिस तो मेरे ख्याल से हमें खुद करना चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। तो जनाब कल सारा दिन और सारी रात तक के हालात देखते हुए लग यूँ रहा था कि जैसे फ़लस्तीन और कश्मीर के मनाज़िर शायद हमारे सामने नज़र आ रहे हैं हमें। लेकिन कल जब पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए आई तो पीटीआई कारकुनान की जानिब से सख्त मज़म्मत की गई और फिर उस मुज़ाहमत के बदले में पीटीआई कारकुनान को आंसू गैस के शेल्स और केमिकल मिले वाटर कैनन की अजियत का सामना भी करना पड़ा। डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस समेत कई अहलकार ज़ख्मी हुए और पीटीआई कारकुनान उस आंख मचोली के खेल में भी ज़ख्मी हुए हैं। कल ज़मान पार्क कल मैदान जंग बना रहा पूरा दिन, जबकि शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। सवाल ये यहाँ पर पैदा हो रहा है कि आखिर हमारे जो इदारे हैं, हमारी पुलिस कब होश के नाखून लेगी? क्या हम सानेहा मॉडल टाउन को दोहराना चाह रहे हैं? और चंद दिन पहले इसी मुज़ाहमत की वजह से पीटीआई कारकुन भी जा बहक हुआ है। तो आज की वहाँ की क्या सूरत हाल है आपको बताते हैं। हमारे साथ लियाकत अंसारी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं। लेकिन कल के हवाले से भी देख लिया जाए कि जनाब कल भी मैदान जंग बना रहा और आज भी सुबह सवेरे से वहाँ पर पीटीआई कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए हैं और जनाब वक्तन फ़वक्तन पुलिस में और पीटीआई कारकुनान में झड़पें भी जारी हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं और आज सारा दिन क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो मौजूद हैं सलमान गनी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सलमान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? सलमान साहब से भी बात कर लेते हैं। और जिस तरह जनाब इमरान खान का जो है ना 19 मार्च को जलसे का भी ऐलान किया गया है कि जनाब वो जलसा भी करेंगे और वहाँ पर भी उसके हवाले से भी इजाज़त अभी नहीं उन्हें मिली है। लेकिन कल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कल पूरा दिन हमने देखा कि मैदान जंग बना रहा। ज़मान पार्क के बाहर पुलिस और कारकुनान जो थे पीटीआई उनमें मुज़ाहमत का भी हमें सामना देखने को मिला और उसके बाद इंतशार की एक लहर फैलती जा रही है कल से लेकर आज तक। आज भी सुबह रेंजर जो हैं उनको बुला लिया गया है, डिपोट कर दिया गया है। देन पुलिस वहाँ पर हमें नज़र आ रही है ज़मान पार्क में और अभी भी 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो ज़मान पार्क में दाखिल हो चुकी थी धर्मपुरा की जानिब से। तो किस तरह की सूरत हाल आज रहने वाली है? सलमान गनी साहब, जिस तरह मैंने बताया आपको कि वो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सलमान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक है सलमान साहब। सलमान साहब कल के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, कल पूरा दिन तो एक कह लें कि मैदान जंग बना रहा और लग ये रहा था टीवी पर देखते हुए कि शायद हम कश्मीर के मनाजिर देख रहे हैं, शायद फ़लस्तीन के मनाजिर देख रहे हैं, लेकिन वो तो ज़मान पार्क के मनाजिर थे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखें, एक गैर मामूली और हंगामी सूरत हाल तारी रही और इस सूरत हाल से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है और एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मामला है जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता रहा है और अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से पुरज़म है। तो बात ये कि ये सारी एक कैफियत जो है ये हुकूमत की तरफ से नहीं है। अच्छा। ये तो अदालत की जानिब से बिला ज़मानत वारंट जारी है, वारंट जारी हुई हैं और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात हैं। और सियासी लीडरशिप को मुनीबा कभी गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए। बरे सग़ीर की सियासी तारीख़ उठा के देख लें तो सियासी क़यादतें जेलों में जाती रहती हैं, कानून के सामने सरेंडर करती हैं। आपके सामने मिसाल ख़ुद नवाज शरीफ साहब की मौजूद है कि वो अपने केसेस के हवाले से 165 मरतबा कोर्ट्स के सामने पेश हुए हैं। तो इमरान खान साहब ने तो इस अदलिया के फैसलों के सम्राट समेटे हैं और बात यह कि वो अदलिया की आज़ादी के ख़ां रहे हैं। तो ये अदालती अहकामात हैं, अदालत के सामने उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अलबत्ता जो कैफियत आपने बयान की है, आखिर क्या वजह है? देखें, बात यह कि कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाना चाहिए। लीडरशिप हमेशा आगे होती है और कारकुनों को पीछे रखा जाता है। कारकुनों की एक कमिटमेंट होती है अपनी पार्टी के साथ, पार्टी की लीडरशिप के साथ, वो तो वो निभा रहे हैं। लेकिन खान साहब क्यों गुरेज हैं गिरफ्तारी से, मुझे ये बात समझ से बालतर है। देखिए, इनकी पार्टी के लोगों ने, मेरे पास ऐसी मालूमात मौजूद है कि कल उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप उनसे मिली थी और पार्टी की लीडरशिप ने उनसे ये बात की थी
कि जी बात है कि हमें इस एम्बेरसमेंट से निकलना चाहिए और अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए। और अदालत के सामने सरेंडर, अदालतें पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अद्दो इंसाफ दिया है और खान साहब को तो बहुत ज़्यादा इंसाफ मिला है। खान साहब को तो वहाँ उनसे गुरेजा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने इससे पहले जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो एक बड़ी तादाद में लोगों को गए, इस्लामाबाद के अंदर गए, जुडिशल कम्प्लेक्स पे वो हज़ारों अफराद के साथ, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, ये अदालती अमल पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अपने अमल के ज़रिए ख़ुद अदालतों को एम्बेरस कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की अदालतों की एक इज़्ज़त व तकरीम है 22 करोड़ अवाम के लिए। और आज अगर एक सियासी लीडर अदालत के सामने पेश होने से गुरेजा है तो कल को दीगर मुल्ज़मान जो है वो भी इसी बुनियाद पे जाने से गुरेजा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज है ख़ुद इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए लम्हे फ़िक्री है। लेकिन उनका जो पैगाम भी, कल वीडियो पैगाम भी हमने देखा और हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी जान को भी खतरात लाहक हो सकते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें भी खबरें सामने आ रही हैं, हमारे थ्रेट भी है उनकी जान को। देखें, ये एक अंदर का खौफ होता है। खान साहब को, जिससे इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो तो बड़ा दलेर आदमी है, तो उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और एक मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आप अमराज देखें, जो ये खौफ की बीमारी होती है, ये बड़ी ख़तरनाक होती है, ये इंसान को हर वक्त बेचैन किए रखती है। उनको जितनी सिक्योरिटी इक़दामात उनके लिए हुए हैं, माजी में किसी सियासतदान के लिए नहीं हुए, कि वो अदालतों में जाते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं और ख़तरात हैं, लेकिन रैलीज़ की क़यादत भी वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी खौफ की बीमारी होती है, ये बड़ी ख़तरनाक होती है, ये इंसान को बेचैन किए रखती है। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पाकिस्तान की एक पॉपुलर लीडरशिप है और लोगों को उनसे अच्छी तवक्कुआत रही हैं। मैं ये बात मुसलसल कहता हूँ कि वो तो अदारों की मजबूती की बात करते थे, वो अदलिया की बालादस्ती की बात करते थे, वो रियासत के मफादात की बात करते थे। इस वक्त जो कैफियत तारी है, इसमें वो ख़ुद अदलिया को भी एम्बेरसमेंट से दो चार कर रहे हैं, इसलिए कि एक तासुर बनता जा रहा है कि अदालतें उन्हें बुलाती हैं तो वो जाने से गुरेज़ हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ख़ुद पेश होते थे और उनके साथ जो कुछ हुआ उन्होंने अदालतों के सामने ख़ुद को सरेंडर किया था। नवाज शरीफ साहब ने अदालतों के सामने सरेंडर किया था, मरियम नवाज साहबा ने सरेंडर किया है, हर पॉलिटिकल लीडरशिप। और क्यों करते हैं? इसलिए कि अदालतें जो हैं कभी सियासी लीडरशिप को टारगेट नहीं करती और बात यह कि वो तो रिलीफ फराहम करती हैं और खान साहब को तो रिलीफ मिल रहा है, तो उन्हें वहाँ जाने से वो गुरेज़ा क्यों हैं? लेकिन सलमान साहब, ये तो एक वतीरा बन गया हुआ ना, जैसे आपने भी बात की कि जब ये भी लाहौर हाई कोर्ट पेश होने गए थे इमरान खान साहब, तो एक बड़ी तादाद जो थी कारकुनान की इनके साथ मौजूद थी। उससे पहले अगर देख लिया जाए माजी में, तो मरीम नवाज भी जब जाती थी पेशी पे तो उनके साथ भी एक कारकुनान की बड़ी तादाद जाती थी। इस तरह मुख्तलिफ लीडरशिप जब जाती थी, तो ये तो एक वतीरा फिर सियासतदानों का बन गया। थोड़ा सा फ़र्क कर लें कि मरीम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब जाते, पार्टी के ज़िम्मेदार लोग उनके साथ जाते थे, लेकिन वो हमला आवर नहीं होते थे। ये जो 8 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स पे क्या हुआ है, किस तरह वो रुकावटें तोड़ के गए हैं, तो बात यह कि क्या आप अदालतों को भी लोगों की नज़रों में मशकूक बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान का एक आईन है, एक कानून है और कोई शख्स भी पाकिस्तान में रियासत से बालातर नहीं है। आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इससे पहले अपने तर्ज अमल की वजह से पाकिस्तान के दीगर अदारों को एम्बेरस किया है और अदालतें हमेशा आपके हवाले से सॉफ्ट रही हैं। मैं अब भी समझता हूँ कि उन्हें अपने इस तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। अदालतें अगर सॉफ्ट है, इसलिए 3.5 साल से नवाज शरीफ साहब बाहर लंदन में बैठे हुए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उनकी जमानत दी थी कि ये वापस आ जाएंगे इलाज करवा के, लेकिन 3.5 साल हो गए, अभी तक वापस ही नहीं आ रहे। देखें, उनको भी पाकिस्तान के अंदर वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया। वो अदालत के एक फैसले के तहत उनको नाअहल किया गया, वो नाअहल हुए। और मैं आपको ये बताता चलूँ मुनीबा कि जब उनको नाअहल किया गया था, उन्होंने उसी वक्त रिज़ाइन किया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, उसी वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया था। लेकिन आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पे अदालती फैसले असरअंदाज नहीं होते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ज़िम्मेदार मुल्क जो होते हैं वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ पर आप कानून पे असरअंदाज नहीं होते। और जो कुछ पिछले 24 घंटे में लाहौर में देखने में आ रहा है, ये दुनिया भर में पाकिस्तान की एक जगनसाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो अपनी पोलिटिकल लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुशावरत करें। और मेरी इत्तला के मुताबिक कल दोपहर को उनकी मुशावरत
अदालत में ये फैसला हुआ था कि खान साहब अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन फिर वो फैसले से उन्होंने इनराफ क्यों किया, ये मामला उनकी पार्टी को देखना चाहिए। इसलिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये रुझान आम हो गया कि आप अदालती फैसलों की तामील करने के लिए तैयार नहीं, तो ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, तो ये फिर जंगल का कानून होता है। तो अंडरटेकिंग भी दी हुई है कि मैं अदालत में पेश होऊंगा, तो फिर पेश क्यों नहीं हुए? उस दिन उन्होंने रैली अटेंड की जिस दिन उन्होंने अदालतों में पेश होना था। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि खुद अदालतों को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि अदालतों की साख मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे अदालतों की साख मुतासर होगी। हम वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल में हिस्सा लिया है, इसलिए कि दुनिया भर के जमहूरी माशरों के अंदर। लेकिन सर फिर अदालतों की बात कर ली जाती है तो पीटीआई वाले कहते हैं नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, एक इश्तिहारी मुजरिम है और वापस नहीं आया अभी तक, और वो लोग कहते हैं कि इमरान खान को हमने अंदर जेल में डालना है क्योंकि अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो ये सियासत फिर किस तरफ जाएगी? मैं कोई नवाज शरीफ साहब का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया था। अच्छा ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक वो बाहर गए थे, उन्हें वापस आना चाहिए। और जब वो लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल थे तो सर्विसेज हॉस्पिटल में उस वक्त तर्जुमानी के फ़राइज़ जो हैं डॉक्टर यास्मीन साहब अदा कर रही थी, वो कौन को बता रही थी कि इनके प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, वो रोज़मर्रा बुनियादों पर रिपोर्ट दे रही थी। तो ये तो उनके लिए लम्हा फिक्री है। बात यह कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने हमेशा कोर्ट्स के सामने सरेंडर किया और उन्हें वहाँ से रिलीफ मिला, और इनके हवाले से तो अदालती फैसले मौजूद है। और मुनीबा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी का एहसान हो ना तो उसे भूलना नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए हैं ना, तो एक अदालती फैसले के नतीजे में आए हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, और किस किस अदारे ने किस किस तरह से आपकी मदद की और आपने किस किस तरह उनको टारगेट किया, ये पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। अलबत्ता आपकी जो मकबूलियत का जोम है, हो सकता है आप दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन उसका फैसला मीडिया में नहीं होगा, उसका फैसला हक़ रायदही से होगा। ये मुल्क जो है जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना है, और ये मुल्क की बका और सलामती का दारोमदार भी डेमोक्रेसी पे है, और डेमोक्रेसी के लिए आपको जमहूरी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िद और हटदर्मी के सामने पाकिस्तान की रियासत सरेंडर कर देगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सलमान साहब, टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं हल की तरफ जाना चाहूँगी। सोल्यूशन क्या, किस तरह मामलात हल हो सकते हैं? अदालतों में ये मामला चला गया हुआ है, तो किस तरह बैठ के इसको हल किया जा सकता है? बड़ा मुख्तसर सी बात है, आपने इसे इतना बड़ा सवाल बना दिया कि वो सरेंडर करें कोर्ट्स के सामने। कल की चीजें देख के ऐसे लग रहा है सानिया मॉडल टाउन वापस ना आ जाए, दोहरा ना दिया जाए। देखें, बात ये कि ये सानिया मॉडल टाउन के खौफ की वजह से आपकी पुलिस के साथ जो दो दिन से हो रहा है वो भी सबके सामने है। इस वक्त हॉस्पिटल्स में पुलिस के जवान जख्मी हैं, सियासी कारकुन जो मेरी इत्तला के मुताबिक तो शायद एक है या दो है या चार होंगे, लेकिन दर्जनों की तादाद में पुलिस के लोग हैं, ये भी माओं के बेटे हैं, तो ये स्टेट के मुलाजम हैं, ये कानून की रिट कायम करने के लिए। मैं उनका केस नहीं पेश करना चाहता, लेकिन ये भी देखा जाए कि अगर आज रियासती इदारे या सिक्योरिटी इदारे आपके कमज़ोर हो गए, कल को आप और मैं भी महफूज नहीं होंगे। लेकिन यही तो मामलात हमने तय पाने हैं ना, करने हैं सलमान साहब के। वहाँ पर जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था, उसमें 14 जो अफराद कत्ल हुए थे या हलाक हुए थे, उनका अभी तक पता नहीं चला। फिर ज़िले शाह की शहादत हुई। अब कल की सूरत हाल आप देख लें कि हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो जवान हैं वो भी जख्मी हुए हैं, पीटीआई कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि ये सारी सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई है। इस वजह से पैदा हुई है ना कि अदालती अहकामात हैं कि आप कोर्ट के सामने सरेंडर करें, तो रजिस्ट कौन कर रहे हैं? लेकिन उनका तो है कि मैंने अंडरटेकिंग दी है और 18 तक मेरे पास टाइम है। देखें, बात है कि वो अदालती अहकामात की तामील करवाने के लिए आए हैं। आपने अपने कारकुनों को लाठियों से, डंडों से मुसल्ला करके खड़ा किया हुआ है। इस तरह कानून की रेट कायम होगी। बात ये कि ये लम्हा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी। अगर ये ट्रेंड आम हो गया तो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी। वो एक पॉपुलर पार्टी के सरबराह हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करना चाहिए और ख़ुद को घर के अंदर महसूर नहीं रखना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी दिलेर होती है। ये मरियम नवाज साहिबा ने क्या जेल नहीं भुगती? बेशक भुगती। मेरा ख्याल उन्होंने जेल और सारी जद्दोजहद की है, वो तो मर्दाना वार है ना, वो खड़ी हैं। देखिए, बात यह कि उन्हें किस जुर्म में नायल किया गया, उन्होंने जेलें भुगती। नवाज शरीफ साहब जेल में गए, उनको एक ऐसे केस में नायल करार दे दिया गया जिसमें 450 लोग थे।
कि वो पनामा लीक्स में एक नवाज शरीफ को सजा हुई, 449 लोगों का पता ही नहीं कि वो कौन थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद करना चाहिए। खान साहब को बड़ा रिलीफ वहाँ से मिला है और मिलेगा। आज भी मैं समझता हूँ कि जो मैं तवक्को कर रहा हूँ कुछ देर में हो सकता है उनको फिर रिलीफ मिल जाए। अच्छा, नहीं है गिरफ्तारी के चांसेस? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी तक अदालत का ट्रेंड सामने आ रहा है उसमें तो उनको रिलीफ मिल रहा है, लिहाजा वो अदालतों को एम्बेरस ना करें। रिलीफ तो फिर सबको ही मिला है ना सलमान साहब, मरीम नवाज को भी मिला, फिर जेलों के बाद मिला, जेलों के बाद मिला, नवाज शरीफ साहब को भी नवाज शरीफ साहब को नाअहली की सजा मिली। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो समझ भुट्टो साहब को फांसी की सजा मिली। वो तो जेल गए नहीं, वो हॉस्पिटल जाते थे, उसके बाद फिर वो बाहर चले गए हैं। किसकी? नवाज शरीफ साहब की बात? हाँ, शायद आपके इल्म में नहीं, वो कोट लखपत जेल में रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से गुजारा ही नहीं। अच्छा सलमान साहब, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे बता दें। इस सारी सूरत हाल के बाद क्या लग रहा है, तवक्को है, चांसेस हैं? देखिए, मैं अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में मुसलसल मेरी एक लाइन है कि बात कि ये सारी जो कैफियत तारी हुई है ना, इसी वजह से हुई है कि इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे नहीं हुआ था कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दी गई और तोड़ी भी किसने हों जिनकी हुकूमतें वहाँ पर मौजूद हों। एक हैजानी और तूफ़ानी कैफियत तारी करनी थी, ये खान साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने हैजानी और तूफ़ानी कैफियत तारी की है। और अभी तक देखें अदालत उस्मा का फैसला मौजूद है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन मुमकिन इक़दाम कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि इंतखाबी माहौल तारी नहीं हो रहा? ये सियासी तनाव और टकराव की कैफियत जो है ये इंतखाबी अमल पे असरअंदाज हो रही है। बिल आखिर इलेक्शन ही होने हैं। देखिए, इलेक्शन ही हल है, सियासी हल ही हमेशा नतीजा खेज होता है। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि सियासी हल की तरफ बढ़ना चाहिए। खान साहब को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए और अदालतों से रिलीफ ही उन्हें मिलेगी, उस पर उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जिया कार है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जितना जो चीज़ें थी हमने जनाब सलमान गनी के साथ जो है ना वो डिस्कस की है कि किस तरह इस सियासत को आगे लेकर जाया जा सकता है या क्या चांसेस हो सकते हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस पर जुबानें जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से ऐसी जुबानें खींच डालेंगे। कहाँ रुफ़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहाँ तेरी हकीकत है। शरारत ही शरारत बस तेरी बेचैन फितरत है। मुजम्मत कर रहा है तू शराफत के मसीहा की, इमानत के दयानत के सदाकत के मसीहा की। अगर गुस्ताखे नामूस अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हो तुम, तो अपनी जिंदगी से कबल ही बस मर चुके हो तुम। मेरा सामान जानो तन फिदा उनकी रफाकत पर, मेरे माँ बाप हो जाए निसार उनकी मोहब्बत पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। तो जनाब, आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान एक मौसर किरदार था और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इस हवाले से आवाज़ भी अपनी बुलंद की और कहा कि इस्लामोफोबिया ने मुसलमानों के लिए ख़तरात बढ़ा दिए हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसके बाद OIC की जानिब से एक मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई। फिर पाकिस्तान ने OIC की जानिब से एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की और इंसदाद इस्लामोफोबिया का दिन मनाने की तजवीज़ दी गई और ये तजवीज़ भी मंजूर हुई। और अब हर साल 15 मार्च को यानी कि आज के दिन इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पर हमारी जानें कुर्बान हैं, जिनके चलने पर अल्लाह ताला फरमाता है कि कसम खाता हूँ मैं शहर मक्का के हबीब, इस शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते दिखाई देते हैं, जिनके रोशन चेहरे, प्यारी जुल्फ़े, मुस्कुराते होंठों का अल्लाह जिक्र करे, काली कमले वाले कहकर पुकारे, उस मोहब्बत का आलम क्या होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस तरह कमाल सीरत में तमाम
अव्वलीन आखरीन से मुमताज़ और अफजल व आला बनाया है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाल सूरत में भी बेमिसल व बेमिसाल पैदा फरमाया। हम और हमारे माँ बाप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हैं। इस प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सताते हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मोहब्बत, अमन, खुश अखलाक़ी और दूसरों की मदद का हमेशा दर्स दिया है। तो इस्लाम दूसरे मज़ाहिब का एहतराम और मोहब्बत का दर्स देता है, फिर भी क्यों मुसलमानों का कत्ले आम किया जाता है? इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस्लामोफोबिया क्या है और इसकी रोकथाम के लिए हमें मज़ीद क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए, ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जिन पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीरत स्कॉलर हैं हस्ब मामूल जो हमारे साथ मौजूद होते हैं हर हफ्ते, डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुनेद जावेद हैं, पास्टर इंचार्ज एंड फाउंडर चेयरमैन गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट चर्च हैं। आपको भी डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ और पीर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। पीर साहब सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी। आज का दिन इस्लामोफोबिया के नाम हमने किया है, तो हमारा इस्लाम तो हमें दर्स देता है कि हम बाकी मज़हबों का भी एहतराम करें, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें, खुश अखलाक़ी के साथ हम उनके साथ भी पेश आएँ। तो ये क्या है, इस्लामोफोबिया है क्या और क्यों इस्लाम के साथ इस तरह किया जा रहा है आज के दौर में? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन आज के दिन की मुनासबत से इस्लामोफोबिया एक ऐसा उन्वान है जिस पर दुनिया भर के अंदर बात हो रही है, और ये मुकालमा और इस हवाले से गुफ्तगू और इस उन्वान को ज़ेर बहस लाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खैर का पहलू है। और यकीनन इस्लाम के हवाले से और इस्लाम के तनाजुर में जितनी गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं, हाँ जी, जितनी कन्फ्यूजन और क्योस है, उसके अंदर इस मुकालमे की जो ज़रूरत है वो एक दिन से बढ़ के कई दिनों का तकाजा करती है। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कहीं भी आगाज़ हो, ज़िंदगी की खूबसूरती ये है और खैर का कमाल ये हुआ करता है कि इंसान जब जागे उसी वक्त उसका सवेर होती है। और खैर की खूबी ये है कि जब जिस वक्त जहाँ शुरू किया जाए उसी वक्त ही अपनी अफादियत जो है उसका इजहार करना शुरू कर देता है। इस्लामोफोबिया के बारे में बहुत बुनियादी तारीफ़ के हवाले से सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लामोफोबिया से मुराद क्या है। इस्लाम से मुराद तो ज़ाहिर है दीन इस्लाम है, और फोबिया से मुराद एक अनजाना खौफ है। एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं डॉक्टर ल्यूरेन जेस्लर, वो ये लिखते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। फियर बुनियादी तौर पे एक ऐसा खौफ होता है जिसका कोई ना कोई बुनियाद, जिसका कोई ना कोई सबब जो है वो मौजूद होता है, और जिसका कोई गोया आप एक जवाज़ फराम कर सकते हैं कि आपका किसी चीज़ के हवाले से बदगुमानी का सबब क्या है। जबकि इसके बिलमुकाबिल फोबिया उस अंदाज़ का खौफ होता है जिसे शायद लफ्ज़ों में दलील के साथ बयान नहीं किया जा सकता। आप हम सब जानते हैं अमूमी तौर पे हाइड्रोफोबिया का एक टर्म इस्तेमाल होती है, कुछ लोगों को पानी से होती है, कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है। हाँ। तो ये वो अनजाने खौफ हैं जिनकी कोई बज़ाहिर बुनियाद नहीं होती, लेकिन किसी एक शख्स के ख्याल के अंदर एक बग़ैर दलील के खौफ जो है उसे घेर लेता है। इस्लामोफोबिया से मुराद इस्लाम का खौफ है, और अगर हम बहुत तफसील में जाएँ तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम के गालिब आने का खौफ है। हकीकत में ये दुनिया भर के अंदर बात हो रही है, और यहाँ मैं एक बात बहुत सराहत के साथ, वजाहत के साथ अपने सामीन और नाजरीन तक जो है ये पहुँचाना चाहूँगा कि इस्लामोफोबिया से मुराद दुनिया भर के सारे लोगों का इस्लाम से खौफ नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया से मुराद वो जो ताऊती कुव्वतें हैं जिन्होंने दुनिया भर को अपने नरगे में ले रखा है, जो इस कुर्रे अर्ज़ी के अमन के साथ खिलवाड़ की कीमत पर अपना इक़्तिदार कायम रखना चाहते हैं, जो इस मुआशरे, इस पूरे जो एक इज्तमाही बैनुल-अक़वामी मुआशरा है, क्योंकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस एक इज्तमाही मुआशरे के अंदर जो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक तवाज़ुन कायम होने की सूरत पैदा होती है, जिन्हें ये तवाज़ुन सूट नहीं करता और जिन्हें ये खौफ लाहक है कि अगर इस्लाम अपनी सारी खूबसूरतियों के साथ, अपनी सारी जौहर के साथ, अपने सारे खैर के साथ दुनिया भर के अंदर दोबारा गालिब आना शुरू हो गया, तो शायद
उनके लिए अपना आप जो है उसे कायम रखना जो है, उनका वजूद कायम रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी बुनियाद पर उन्होंने इस्लाम को दुनिया के सामने एक खौफनाक फिनोमेना के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया। और इस्लामोफोबिया की तारीख पर अगर हम जाएँ तो हमें ये लगता है कि ज़ाहिरी तौर पे तो शायद ये अर्ली 90s की टर्म है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके स्कॉलर्स के यहाँ हमें देखने को, लिखने, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी तारीख के अंदर जाएं तो हमें ये बात पता चलती है कि ये जो इस्लामोफोबिया है इसकी यानी इस्लाम के गालिब आने का खौफ जो है ये लगभग इतना ही पुराना है जितना खुद इस्लाम की तारीख पुरानी है। यानी वो मुआशरा जिसमें रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हम जानते हैं कि ये वो मुआशरा है जिस मुआशरे के अंदर यानी इंसानी तारीख का तहजीब के अतबार से, अक़दार और रिवायात के अतबार से सबसे कमज़ोर तरीन मुआशरा था। उसमें अल्लाह ने अपना सबसे बुलंद किरदार, सबसे मजबूत किरदार वाला रसूल जो है उसे मबूस फरमाया। तो वो मुआशरा जो ज़ाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नौजवान नस्ल के लिए आइडियल समझता था, लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाए कलमतुल हक़ की बात की, इंसानों की मसावात की बात की, इंसानी अदल की बात की, इंसानों के बामी एहतराम और बर्दाश्त की बात की, इंसानों के नज़रियात के अंदर जो फरसूदगी पाई जाती थी उससे छुटकारा पाने की बात की, लोगों को खैर और हक़ की तरफ रूशनास कराने की बात की, गोया एक ऐसे निज़ाम को वज़ा किया, उसका खाका पेश किया कि जिसके अंदर सारे इंसान अपने बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर, मसावात पर, बराबरी की सतह पर एक जिनका मकाम और किरदार था, और मवाक़े जो हैं उनको सलाहियत की बुनियाद पर लोगों को देने का रियासत और एक स्टेट जो है वो करती थी, इंदिया देती थी। हमने देखा कि उस मुआशरे में जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की तो वो मुआशरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल समझते थे, जिन्हें बेहतरीन मिसालिया समझते थे, उनके अंदर वो इस्लामोफोबिया पैदा हो गया, यानी इस्लाम का खौफ जो है उनके अंदर पैदा होना शुरू हो गया। तो ये एक तारीख है जो पिछले 1500 साल की है। और अगर मैं बहुत कुशादगी के साथ इस पर बात करूँ तो ये इस्लाम क्योंकि सारे मज़ाहिब का खुलासा है, हम ये समझते हैं कि तमाम अंबिया और मुरसलीन जो हैं वो एक जैसा ही अल्लाह की तौहीद के साथ साथ इंसानी जो मकाम और मनसब था, इंसानों के दरमियान हुकूक की जो मुनसिफाना तकसीम है उसकी बुनियाद पे अदल व एहसान का जो मुआशरा एक तश्कील करने की कोशिश है, उसमें सारे अंबिया और मुरसलीन की खिदमात एक जैसी हैं। तो हर ज़माने का जो तागूती कुव्वत थी, जो उस ज़माने का जो मुक़्तदिर हल्का था, उसे अपने अंबिया और मुरसलीन, अपने ज़माने के अंबिया और मुरसलीन से वही खौफनाक था जो आज के मुआशरे में लोगों को इस्लाम से खौफनाक है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा पास्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमारे पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है, सिख कम्युनिटी भी है, इवन के हिंदू कम्युनिटी भी रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का यहाँ पर कह लें कि वो रहते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर रहने के वाले से इस्लामी मुआशरे में आप लोग रह रहे हैं, क्या आपको किसी तासुब का सामना करना पड़ता है? जिस तरह हम बाहर देखते हैं कि जो मुसलमान हैं उन्हें बड़ा तासुब रहता है या उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाहर के ममालिक में, तो आप लोगों का कोई ऐसा है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज के इस मौके के लिए, और मैं बताता चलूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आज के इस दिन में, इस्लामोफोबिया के इस दिन में मैं बात कर सकूँ। सो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि हम पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, हाँ जी, बहुत सी कम्युनिटीज़, ना सिर्फ मुस्लिम, हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख, सब कम्युनिटीज़ यहाँ पर मुकीम हैं। हाँ जी। और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी बाउंड्रीज नहीं है जैसा इंडिया में है। हाँ। पाकिस्तान के अंदर हमें आज़ादी है, हम हर तरह के अपनी जो है वो स्पिरिचुअल एक्ट्स कर सकते हैं डेली बेसिस पर, कोई रोकथाम नहीं है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, कोई फोबिया नहीं है, और हम आज़ादी के साथ अपने सारे मामलात, इबादती मामलात जो हैं वो हम डेली बेसिस पर करते हैं, और किसी किस्म का हमें कोई ना रोकथाम है, ना ही मुमानत है, और ना ही किसी किस्म का खौफ है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो इस्लामोफोबिया है जो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, आपके एनालिसिस के मुताबिक किस तरह इसकी रोकथाम की जा सकती है बाकी जगहों पे, बाकी दुनिया में? वेस्ट की बात की जाए तो उनके अपने ही कुछ नज़रियात हैं, अपने ही कुछ एक्ट्स हैं। तो क्योंकि वेस्ट की तरफ से ये बात आती है तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ से मुस्लिम स्कॉलर्स को एज अ डेलीगेशन के तौर पर भेजना चाहिए, जो जहाँ कर वहाँ पर मुकालमात करें, डिस्कशन करें, ताकि जो इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है वो कम हो सके। ठीक है। और यहाँ पे इजीली आप लोग अपनी तमाम तर रसूमात, तमाम तर जो इवेंट्स है, अभी तो आप लोग के भी रोजे चल रहे हैं, आगे ईस्टर भी आने वाला है आप लोगों का, तो इजीली आप लोग सारा कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। बल्कि मेरी
को कोशिश होती है कि हम अपने ख़ास इवेंट्स पर अपने इस्लामी भाइयों को दावत देते हैं। इवन डॉक्टर साहब भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और हम इकट्ठे बैठते हैं इबादत के प्रोग्राम में और फिर साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे जैसे हम भाई आपस में बैठे हैं, एक टेबल पे बैठते हैं। और यही चीज़ें हम आगे पोर्ट्रे भी करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब चल सकती हैं तो बाकी जैसे भारत की बात कर ली तो वहाँ पर क्यों नहीं सारे मिल बैठ कर रह सकते हैं, एक जैसे रह सकते हैं, भाई भाई बन के रह सकते हैं। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की तरफ से हमेशा ये पैगाम जाना चाहिए कि दुनिया के जितने मज़ाहिब और नज़रियात हैं बुनियादी तौर पे वो सारे एक दूसरे से मोहब्बत और बामी एहतराम का दर्स देते हैं। यानी जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात हों या जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हों और ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस काफ़िले के सरखैल हैं, आप तो उस काफ़िले के सालार हैं। आपके यहाँ जिस दर्जे की कुशादगी पाई जाती है उम्मत मुस्लिमा बुनियादी तौर पे उसी कुशादगी के साथ दुनिया के बाकी मज़ाहिब और मसालिक को अपने करीब करने के लिए मौक़े फ़राहम करती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने ये बात की, पास्टर साहब ने, ये बिल्कुल बुनियादी सच्चाई है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस्लाम के हवाले से खौफ और गलतफहमी पाई जाती है आम आदमी के अंदर, क्योंकि वो जाहिर है इस दर्जे पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है कि किसी न किसी दर्जे पे लोग उससे मुतासर हो रहे होते हैं और अपनी राय जो है वो खौफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मैं हमेशा जब भी इस हवाले से वेस्ट में बात करता हूँ ये बात कहा करता हूँ कि आप जो कुछ कहा जा रहा है आप उसे मत देखें। आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो जो दो बुनियादी उसके हवाले हो सकते हैं। सबसे पहला हवाला तो ये है कि जो आपके गिरदो पेश में मुसलमान रहते हैं आप उन्हें देखें कि उनका आपके साथ कंडक्ट कैसा है, उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा है, उनके आपके साथ मामलात, आपके साथ मुआशरत किस अंदाज की है। क्या वेस्ट के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग सिटीज़न के तौर पे वो नहीं माने जाते या उनका एक तासुर मौजूद नहीं है? यकीनन मौजूद है। इसी तरह दूसरा हवाला जहाँ पर मुसलमान जो एक दूसरा वो खौफ उन्हें दिलाया जाता है कि जी अभी ये क्योंकि अकलियत में यहाँ पे वेस्ट में इसलिए बहुत मुसलमानों की तरफ से कोई नुकसान नहीं हमें पहुँच रहा, लेकिन अगर ये गालिब आ गए तो शायद हमारे लिए जो है ना मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो उनके लिए ये पैगाम है कि वो ममालिक जहाँ पे मुसलमानों की गालिब अक्सरियत है, जैसे पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क और नुमाइंदा है दुनिया भर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का कि जिसकी बुनियाद ही एक इस्लामी नज़रिए पर रखी गई है, जो खालिसतन मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर जिस मुल्क का जो है ना उसकी तश्कील की गई। आप ये देखें कि ऐसा मुआशरा, ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद ही इस्लाम की बुनियाद पर है और जिसकी गालिब अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, तो वेस्ट के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन मिसाल कोई नहीं हो सकती कि इस बेहतरीन गलबे के बावजूद हमारे साथ जो हमारे नॉन मुस्लिम्स बहन भाई हैं उनके साथ हमारा हुस्न सलूक कैसा है। क्या वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल, हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? क्या इनके लिए हमारे दिल और इनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत मौजूद नहीं है? तो दुनिया को बुनियादी तौर पे ये बताने की ज़रूरत है कि जो कुछ एक प्रोपेगेंडे की शक्ल में आप तक पहुंचाया जा रहा है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि आप अपनी आंखों और अपने दिमाग, अपने कानों के साथ इस चीज़ का इस्तेमाल करें और इसको आप देखना शुरू करें। उसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का और मुस्लिम कम्युनिटी का आपस में भाईचारा है वो बेहतरीन मिसाल हो सकती है। बिल्कुल है, लेकिन पीर साहब कहीं ना कहीं मैं ये भी एक एस्पेक्ट जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि क्या ये जो इतना ज़्यादा पाया जाता है, डिफरेंट ओपिनियंस पाए जाते हैं या इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़, कहीं ना कहीं क्या हम खुद भी इसमें कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं? मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी आते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं? जी यकीनन। देखें, जब किसी भी तबका फ़िक्र के ऊपर, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलना शुरू होती है तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली जिम्मेदारी उस कम्युनिटी की ही होती है कि वो सामने आए और जो उनके बारे में बात की जा रही है उसमें किस दर्जे पे हकीकत है उस अपना मौक़िफ़ रखते हुए और अपना मौक़िफ़ से भी एक दर्जा आगे बढ़ के अपना अमल सामने रखे ताकि दुनिया बेहतर फैसला करने की पोजीशन में हो। आप ये देखें कि इस वक्त वेस्ट के अंदर जिस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया के हवाले से इन्वेस्टमेंट की गई, जिसने सबसे ज़्यादा खर्च किया और जिसने सबसे ज़्यादा एहतमाम के साथ कैंपेन की इस्लामोफोबिया की, आप ये देखें क्या उसने इत्तफाक है कि उसी मुल्क के अंदर सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब जो है वो इस्लाम है। यानी ये क्या खूबसूरत बात है और इसके पीछे एक दावत फ़िक्र है। मैं वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, जो वहाँ के बाशऊर तबका है, उन्हें मुखातिब करके हमेशा ये तवज्जो दिलाता हूँ कि आप ये देखिए कि आपके मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम को उसकी एक नेगेटिव पिक्चर पेंट की गई, लेकिन इसके बिलमुकाबिल आप देखें कि सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है वो आपके मुआशरे में फैल रहा है, फल फूल रहा है। उसका सबब ये है कि जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है
उसे जब इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है, उन्हें जब नफ़रत का सामना करना पड़ता है, उन्हें जब तज़यीक़ का सामना करना पड़ता है, तासुब से एक दर्जा आगे बढ़ के खौफ का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो उस पर रिएक्टिव होने की बजाय उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने आप को ज़्यादा कंपोज करना शुरू कर दिया, अपने आप को ज़्यादा बेहतर इस्लाम की जो अक़दार हैं उनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि वेस्ट के अंदर अभी जो एक कुछ दिन पहले जो वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर म्यूज़िक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया, जब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि इतने इस्लामोफोबिया की लहर है गोया इस्लाम के बारे में, इतनी मुतजाद आरा पाई जाती थी, आपने इस्लाम इस फिजा के अंदर कैसे कबूल कर लिया? तो उसने कहा कि मैंने कोविड के दिनों में देखा कि मेरे जो गिरदोपेश में रहने वाले लोग थे, मेरे जो इर्द गिर्द रहने, मेरे गोया जो पड़ोसी थे, उनमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के और मज़ाहिब के लोग थे। कहते हैं उनमें जिस कम्युनिटी को मैंने सबसे ज़्यादा केयरिंग पाया, मैंने जिसे सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हमदर्द पाया और जिन्हें सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फ़िक्रमंद पाया, वो मुस्लिम कम्युनिटी थी। और मैंने ये देखा कि दे आर द बेस्ट पीपल, यानी ये इंसानी अक़दार के हवाले से, इंसानी मुआशरत के हवाले से, यहाँ के कानून की पासदारी करने के हवाले से ये बेहतरीन कम्युनिटी है। फिर मैंने इनकी इस हुस्न सलूक की वजह से इनको जानना शुरू किया, तो अगले दर्जे पे जाके इनके मज़हब को जानना शुरू किया, और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना खूबसूरतियों पर और इतनी कुशादगी वाला मज़हब। और ये बात मैं इसमें अपने हवाले से अपने दोस्तों को ये बात बताना चाहूँगा कि एक ऐसा दीन जिसका नाम ही इस्लाम है, यानी सलामती का दीन है, और एक ऐसा खूबसूरत नजरिया हयात जो कब्रिस्तान में मुर्दों के पास से गुजरते हुए भी उनके लिए सलामती की दुआ की तलकीन करता हो कि जब आप इनके पास से गुजरे तो इन्हें सलाम करते हुए गुजरे, गोया उन तक अपने सलामती के जज्बात पहुंचाएं। जो मुर्दा लोगों कम्युनिटी के लिए, मुर्दा कब्रिस्तान में आराम करने वाले लोगों के लिए सलामती तलब कर रहा है और अपनी तरफ से सलामती के जज्बे का इजहार कर रहा है, खैर के जज्बे का इजहार कर रहा है, वो जिंदा लोगों के मामले में किस दर्जे का हसास होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक। अच्छा पास्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह पहले भी मैंने बात की कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, और आप जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे भी मुसलमान की कम्युनिटी रहती होगी, आसपास घरों में रहते होंगे, तो उनसे मिलना जुलना किस तरह का होता है? रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप उनसे मिलते हैं, कमी में भी खुशी में भी आमना सामना होता है, तो क्या ताल्लुकात किस तरह के हैं, हम वो भी जानना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि डेली जब ग्रोसरी लेने जाते हैं तो सामने परचून की दुकानें हैं, वो मोस्टली मुस्लिम्स की हैं, तो गुजरते हुए इस्लामदा होती है, कोई गमी खुशी होती है, हम उनके शामिल होते हैं, वो हमारे शामिल होते हैं। पाकिस्तान बेसिकली बात की जाए तो तमाम मज़हब मोहब्बत का दर्स देते हैं, तो हमें गलत फहमियाँ तभी दूर होंगी जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के मज़हब को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की किताबों को रिस्पेक्ट देंगे। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को हम डिस्करेज भी ना करें, पामाल ना करें, तभी जो है करेक्शन होना शुरू होगी। लेकिन कभी ऐसे तो नहीं लगा आपको पास्टर जुनैद के, मतलब ये दूसरे मज़हब के लोग हैं तो कहीं हमें ये इस तरह ना समझें कि हम लोग गालिब आ जाएंगे, मतलब कि मुसलमान हैं हम लोग और आप क्रिश्चियन हैं, इस तरह का तो कभी कोई चीज़ नहीं है, डिफरेंस तो नहीं कभी देखने को मिला आपको? नहीं, ऐसा सच नहीं है। कभी कोई उन एरियाज़ में जाके बात सुनने को मिलती है जहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है, या जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। लेकिन उमूमी तौर पे मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो हमारा मुआशरा है इसके अंदर एक ख़ास दर्जे की कुशादगी पाई जाती है, और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि वेस्ट के अंदर अगर आपने इस्लाम को बेहतर समझाने की कोशिश करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि जो यहाँ हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है इसको दुनिया भर के अंदर मिसाल के तौर पे पेश किया जाए और उन्हें बताया जाए कि ये अमली तौर पर, आपने तो सिर्फ सुन रखा है कि एक आने वाला खौफ है कि इस्लाम गालिब आ गया तो आपके साथ क्या सूरत होगी। हमारे साथ तो जो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं उनकी अमली जिंदगी गवाही है इस बात के ऊपर। इसलिए हमने आपको पास्टर साहब यहाँ पे बुलाया था कि आप अपना आंखों देखा अहवाल और जिसमें आप जी रहे हैं आप हमें वो बता सके। डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा हमारे साथ मौजूद थे और पास्टर जुनैद हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया जुनैद साहब कि आप यहाँ पर आए। पीर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इस्लामोफोबिया के बारे से जब आप बात करते हैं, आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू
जागो लाहौर जनाब, सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस। और अगर बात की जाए ज़ाहरी खूबसूरती की, तो खूबसूरत लगना किसका हक नहीं है और किसको पसंद नहीं होता, लेकिन इसके लिए ना हमें अपना ख्याल रखना बेहद लाजमी है, क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है और गर्मी जहां हमारी सेहत को ओवरऑल मुतासर करती है, वहीं हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि सूरज की तेज़ छुआएं हमारी स्किन को झुलसा देती है और ऊपर से फ़ज़ाई आलूदगी आपको पता है कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, वो स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं और धूल मट्टी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देती हैं। तो लिहाजा स्किन को काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार में बिकने वाली तमाम तर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ऐसे में कुछ लोग अपनी स्किन को ठीक करने के बजाय ना मज़ीद ख़राब कर देते हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस डर से अपनी स्किन को सेहतमंद रखने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और नतीजे में उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो डेड स्किन, एक्नी और स्किन रिएक्शंस और रैशेस जो हो जाते हैं, इन जैसी परेशानियों से हमने किस तरह बचना है, हमारी स्किन केयर के हवाले से क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करने हैं। और जिस तरह मौसम अब चेंज हो रहा है जनाब, विंटर से अब हम समर्स में जा रहे हैं, तो किस तरह की हमारी जो स्किन प्रिपरेशन की रूटीन होनी चाहिए, हमारी नाइट रूटीन किस तरह की होनी चाहिए, हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमना राज, हैं डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आमिना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर आमना, स्किन के हवाले से डेड स्किन और ख़ास करके ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा लोगों में अब पाई जा रही है, बिकॉज़ हम लोग विंटर से आ रहे हैं समर्स में, और विंटर में हम इतना मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं करते हैं, स्किन ड्राई होती है तो कहीं ना कहीं हम यूज़ कर लेते हैं, वरना ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। तो ड्राई स्किन का क्या हल है और ये होती क्यों है ज़्यादा लोगों में? देखिए, मेनली तो ड्राई स्किन की अब इस वक्त हमारी सर्दियों में तो ड्राई स्किन होती ही है, क्योंकि मौसम खुश्क होता है, सर्द होता है, हम घरों में हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाँ। गर्म पानी नहाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन सब रीज़न्स की वजह से जो है वो हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है। प्लस हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि अगर हम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा रंग ख़राब होगा, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। फिर लोग सनब्लॉक को भी अहमियत नहीं देते, तो अब जैसे कन्वर्ट हो रही हैं सर्दियों से हम बाहर में और गर्मी की तरफ जा रहे हैं, मौसम की शिद्दत एकदम बढ़ रही है, तो उसमें भी हमें एकदम समझ नहीं आती कि हमने स्किन की केयर कैसे करनी है। ड्राई स्किन होती है, लोग अभी उसको नॉर्मल किया नहीं होता, सर्दी से निकल के तो आप धूप से एकदम एक्सपोज होते हैं, तो उसके साथ आपके समझ लें मज़ीद एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और एकदम पोर्स ब्लॉक, जब हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, एकदम जैसे गर्मी आती है घर में लोग रंग ख़राब होने के लिए टोटके करना शुरू कर देते हैं कि जी अपने आप को गोरा रखना है, खीरा लगा लिया, टमाटर लगा लिया, इस तरह की चीज़ें लगा ली, तो वो और एलर्जिक रिएक्शंस भी क्रिएट कर देते हैं। तो हमें बेसिकली तो विंटर्स में, समर्स में, दोनों में अपना स्किन का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी आती है, घर में एयर कंडीशनर चलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी जो फ़िज़ा है घर की वो ड्राई होती है, तो वो एसी का चलना भी जो है वो हमारी स्किन को इटसेल्फ जो है वो ड्राई ज़रूर करता है। ठीक है, तो हमें अपनी क्लींजिंग रूटीन अच्छी रखनी चाहिए, सनब्लॉक का इंतज़ाम सनब्लॉक का जो है वो यूजेज करना चाहिए, मॉइस्चराइज़ प्रॉपर्ली करना चाहिए। क्लींजिंग के लिए हमें कोई माइल्ड क्लींजर या माइल्ड सोप जो है उसका यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद जो है लाइट सा मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड हो उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप डे केयर रूटीन की बात करें तो दिन में जो है वो आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फा-ब्यूटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात की नाइट केयर रूटीन्स में आप रेटिनॉल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स जो हैं वो आजकल मार्केट में मिलते हैं, अच्छी कंपनी यूज़ करनी चाहिए, ऐसी कंपनीज़ यूज़ करनी चाहिए जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हों और आपको जो है ना कोई रिएक्शन या प्रॉब्लम ना कर रहे हों। ठीक है, ये तो हो गया है कि सनस्क्रीन ख़ास करके जो हमने करनी है गर्मियों में यूज़, किस तरह की डॉक्टर आमना सनस्क्रीन यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों की सेंसिटिव स्किन भी होती है, ड्राई होती है और ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम लोग जब सनस्क्रीन लगाते हैं या सनब्लॉक लगाते हैं तो उसके बाद बड़ा टैन सा कलर होना शुरू हो जाता है, ग्रेश सा कलर होना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें यूजुअली जो है ना वो जो ग्रेश या टैंड अपीयरेंस कुछ लोगों में आती है वो आपकी इसलिए आती है कि कुछ सनब्लॉक्स जो हैं वो टिंटेड बेस वाले होते हैं और आपकी कंप्लेक्शन को सूट नहीं कर रहे होते। जैसे आजकल बीबी क्रीम्स का ट्रेंड है जिसमें थोड़ा सा पिगमेंट मिला होता है, सनब्लॉक या डे क्रीम बनी होती है।
सनब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियली कि आपने गर्मियों में सनब्लॉक यूज़ करना है, जिसकी ऑयली स्किन है उसको सीबम कंट्रोल या जिनके ऊपर SC लिखा होता है वो वाले सनब्लॉक्स यूज़ कर लेने चाहिए। वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ऑयली नहीं करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल भी टैंड अपीयरेंस नहीं होगी। इट लीव्स अ वेरी मतलब बहुत ही सॉफ्ट और सपल सी लुक देता है। जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए थोड़े से क्रीमी बेस के सनब्लॉक्स जो है वो मिल जाते हैं। तो मेडिकेटेड यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोकल कंपनीज़ भी आजकल बहुत अच्छे मेडिकेटेड सनब्लॉक्स बनाती हैं। जी बिल्कुल, आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उनसे कहें कि आपको अच्छा मेडिकेटेड सनब्लॉक लिख के दें। रीज़नेबल प्राइसेस में पाकिस्तान में मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हर एक का कि जी हमने इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करेंगे, इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करेंगे तो वो अच्छी होगी। इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर बाहर की आबो हवा, बाहर के हिसाब से बनी होती हैं। ठीक है, हर चीज़ हमारी स्किन के मुताबिक जो है वो डेवलप नहीं होती। तो हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे सनब्लॉक्स इस्तेमाल करें या ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो हमारी आबो हवा और हमारी स्किन टाइप के लिहाज से जो है वो बनाई गई हैं। और कहा यह जाता है डॉक्टर आमना कि हर 2 घंटे के बाद सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। इज इट ट्रू? देखें, इसलिए क्योंकि जो सनब्लॉक की आपकी एफिकेसी है वो तकरीबन 90 मिनट्स में कम होना शुरू हो जाती है। चाहे आपने जितना भी SPF का सन प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, सनब्लॉक लगाया हुआ है, तो वो 90 मिनट्स, पहले 30 मिनट्स में वो काम करना शुरू करेगा। यानी अभी मैंने सनब्लॉक लगाया है तो वो 30 मिनट लगेंगे। वो केमिकल सनब्लॉक्स होते हैं। एक तो फिजिकल, तो उसी वक्त जो वाइट करता है या आपको एक वाइट अपीयरेंस देता है, जैसे क्रिकेटर्स लगाते हैं, वो फिजिकल सनब्लॉक होता है। ठीक है, जो केमिकल सनब्लॉक्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो UVA और UVB रेज से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो जब आपकी स्किन पे लगता है तो वो स्किन में पेनिट्रेट होकर एक बैरियर बनाता है। उसको अपना काम शुरू करने में 30 मिनट्स लगते हैं और काम वो करता है तकरीबन 90 मिनट्स के लिए। पीक काम जो अपना करता है यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा आपको। तो वो 90 मिनट्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो केमिकल्स डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो जो बैरियर, एक फिल्म बनी हुई है, एक प्रोटेक्शन फिल्म बनी हुई है आपकी स्किन के ऊपर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग धूप में हैं बाहर, स्पेशली समझ लें मॉर्निंग 9 o'clock या सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3-4 बजे तक, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली बाहर निकलना है या बाहर का काम है, या प्लेयर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडियली हर 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना चाहिए। स्प्रेज वाले सनब्लॉक्स मिलते हैं जो आप पाउडर वाले भी कहते हैं जी बिल्कुल। तो आप पाउडर में आपके सन प्रोटेक्शन है, आप उसको पैट ड्राई कर लें, दोबारा प्रोटेक्ट हो जाएंगे। स्प्रे ऊपर कर लें, फिल्म दोबारा बन जाएगी, जो है वो आप सन प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो मिनिमम हमारी, अगर आप पूछें एनवायरनमेंट में हमारी जो सन रेज हैं उसके हिसाब से, और स्किन क्योंकि ज़्यादा ऑयली होती है यंगर जनरेशन की, तो मिनिमम SPF 30 विद UVA एंड UVB प्रोटेक्शन शुड बी सफिशेंट। क्योंकि अगर आप 100 SPF लगा लेते हैं तो उसको 100 SPF बनाने के लिए उसमें जो मटेरियल और समझ लें जितना मटेरियल डालना पड़ता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर के लिए, वो उसको बहुत थिक और क्रीमी कर देता है। तो वो फिर लोगों के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट उसने भी उतनी देर करना है, क्योंकि उसने भी उतने ही 2 घंटे में डिग्रेड हो जाना है। तो या तो वो आपको सारा दिन लास्ट करे तो मज़ा भी आए, अगर उसको भी 2 घंटे बाद लगाना है तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ लगाएं जो आपके लिए रीयूज़ करनी आसान हो और स्किन पे पता भी ना चले। सही है, मतलब सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू हमें करना चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर से करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्किन टाइप क्या है और उसके मुताबिक आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। अच्छा, ट्रीटमेंट्स किस तरह के लेने चाहिए डॉक्टर आमना? अगर हम समर्स में जा रहे हैं, ड्राई स्किन वालों को किस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके? देखिए, ड्राई स्किन के लिए मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट या समझ लें जो अच्छा फेशियल आजकल बहुत पॉपुलर है, वो हाइड्रा फेशियल किया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रा फेशियल में ये होता है कि आपकी डीप क्लींजिंग होती है सिरम्स के साथ, आपकी माइल्ड एक्सफोलिएशन होती है, बहुत ज़्यादा हार्श एक्सफोलिएशन नहीं होती। ये हाइड्रा फेशियल का ये भी मैंने सुना है बहुत से लोगों से कि शायद वो जो आपकी जो लेयर्स है ना, स्किन की लेयर्स, उसमें से भी आपका मॉइस्चराइजर सक कर लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखें, और ड्राई होनी शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि उसके बेसिकली जो हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल का मतलब है कि आप मेडिकेटेड सिरम्स के साथ फेशियल कर रहे हैं, बजाय कि एक नॉर्मल क्रीम्स और मसाज के साथ फेशियल करवाने के। आप जा रहे हैं मेडिकेटेड फेशियल कराने अपनी स्किन की क्लींजिंग के लिए, डीप मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो 3 स्टेप्स होते हैं। एक आपका क्लींजिंग का स्टेप है जिसमें वो आपकी डीप क्लींजिंग करता है विद सक्शन एंड सिरम्स। सेकंड स्टेप होता है जो बहुत माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड सिरम्स होते हैं, जो कि हल्की सी एक्सफोलिएशन की, उसने डेड लेयर को रिमूव किया, जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आ गया। जो थर्ड स्टेप होता है वो यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स और सेरामाइड्स, मिनरल ऑयल्स वाला सिरम बना होता है, ताकि वो आपकी स्किन को वापस हाइड्रेट करे। तो जो पोर्स क्लीन आउट हुए हैं हाइड्रा फेशियल और उसकी
सक्शन के साथ वो आपको वापस डीप मॉइस्चराइजेशन करती है। एंड देन यूजुअली वी यूज़ सम हाई फ्रीक्वेंसी बाइपोलर, कुछ उसके और स्टेप्स भी होते हैं। कुछ सिंपल हाइड्रोफेशियल्स होते हैं, कुछ सिग्नेचर हाइड्रोफेशियल्स होते हैं। तो उसमें जैसे हाई फ्रीक्वेंसी है वो आपके पोर्स ब्लॉक करेगा, बाइपोलर है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट से जो है वो आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। और एंड पे आपकी स्किन टाइप के मुताबिक हम यूजुअली मास्क यूज़ करते हैं, उसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, अल्फा आर्बिटन इम्प्रेग्नेटेड मास्क होते हैं जो आपकी स्किन में जो है वो इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि पता नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग जब करा के आते हैं हाइड्रा फेशियल तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गोरे गोरे नज़र नहीं आ रहे होते हैं। मतलब बाकी जो फेशियल होते हैं उसमें आपको पता है कि पॉलिशर किया जाता है और ब्लीच की जाती है, उसके बाद फिर क्रीम्स और वो सारा स्क्रबिंग की जाती है, तो इसमें सीरम्स यूज़ होते हैं। तो लोग ये इसमें बड़ा कंफ्यूज है कि हमने इतने पैसे भी लगाने हैं लेकिन अगर हम गोरा नज़र नहीं आ रहे तो क्या फ़ायदा। तो कब तक उन सीरम्स का असर जो है वो आना शुरू होगा? यूजुअली वो माइल्ड फील्स है ना, वो एक्सफोलिएंट्स हैं, आप स्क्रब नहीं कर रहे। मेनली जो स्क्रब का डिफरेंस आता है और पॉलिशर का, एक रेगुलर फेशियल में आपका पॉलिशर भी है, आपका स्क्रब भी है। जो इंटेंस स्क्रब होता है जो आपकी स्किन की डेड लेयर्स काफ़ी सारी रिमूव करता है। वो डेड लेयर्स एक्सफोलिएट करना गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन एक बंदा जिसने समझ लें 2-3 महीने से जिस खातून ने या महीने से फेशियल नहीं कराया, उसकी डेड लेयर्स एक्यूमुलेट हुई हुई हैं, तब वो जाके पॉलिशर करेगी, बाल गोल्डन हो गए, वो नज़र नहीं आएंगे। प्लस अच्छा डीप स्क्रबिंग हुई तो एक डेड लेयर रिमूव होगी, तो एकदम। और फिर मसाज किया तो मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो आपको थोड़ा सा ग्लो फील होता है ना। तो वो इमीडिएट ग्लो के लिए, इमीडिएट समझ लें ब्राइटनिंग के लिए तो आपका रेगुलर फेशियल ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर आपने अपनी स्किन पे कुछ यूज़ करना है या कोई ऐसा फेशियल करना है जो मेडिकेटेड हो और लॉन्ग टर्म आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को एंटी एजिंग, क्लीन पोर्स, एक्ने प्रिवेंट हो और आपकी जो है ना वो जो टर्नओवर है स्किन का उसको अच्छा रखे, तो हाइड्रा फेशियल और माइक्रोडर्माब्रेशंस वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। गोरा नहीं करेंगी, वो गोरा इमीडिएटली नहीं करेंगी क्योंकि आप उसमें डीप क्लींजिंग कर रहे हैं और हल्की सी एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, आप उसमें गोरा करने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, क्लींस कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, उसकी एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, तो वो उसकी सफाई का काम है। देखें जो रेगुलर फेशियल है उसने तो आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाए, अक्सर लोगों के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, अक्सर लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको सूट नहीं करते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये यूजुअली डिज़ाइन जब आपके डॉक्टर के हाथ में कंट्रोल है आपकी इक्विपमेंट का, आपके हाइड्रा फेशियल की इंटेंसिटी का, तो आपकी क्लींजिंग भी वो अपने कंट्रोल में करेगा, आपकी स्किन के मुताबिक सीरम की एक्सफोलिएशन को भी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा कि ज़्यादा सीरम यूज़ करना है, ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना है। इसी तरह हाइड्रेशन भी, ड्राई स्किन को हम ज़्यादा हाइड्रेट करेंगे, ऑयली स्किन को लेस हाइड्रेट करेंगे। ठीक है, तो वो स्टेटेड ट्रीटमेंट कितनी देर बाद कराना चाहिए? यूजुअली जिनको बिल्कुल आप स्टार्टअप कर रहे हो फेशियल्स तो 15 डेज़ के बाद भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा। ताकि 2-3 दफ़ा करें तो आपको एक अच्छा मेंटेन्ड एक बेसलाइन नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाए। और वैसे अगर आप समझें कि आप इसको एक डेली रूटीन या अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन, तो वंस एवरी 4 वीक्स या 6 वीक्स इज़ अ गुड आइडिया। तो महीने से 1.5 के बाद अपने डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूर करवा लें। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि फोकस करें कि डर्मेटोलॉजिस्ट कर हाथ से ना रहा हो तो कम से कम टेक्नीशियन के पास ज़रूर खड़ा हो जो उसको डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा हो। डायरेक्टली आप टेक्नीशियंस के पास जाके या सैलॉन्स में जाके उसको अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को देखकर उसके मुताबिक आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये ट्रीटमेंट करवाएं। सैलॉन वाले तो कहते हैं बस आते जाएं। वो सैलॉन वाला काम आप ज़रूर करें, वो भी अच्छा है। आई ऑल्सो गो टू सैलॉन्स, ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात कर रही हूँ कि जो हाइड्रा फेशियल है या आपने एक मेडिकल कैपेसिटी का ट्रीटमेंट कराना है तो वो फिर प्रोफेशनल से होना चाहिए। ताकि कोई रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि स्किन में ऐसे रिएक्शन हो जाते हैं बाद में फिर हम रिग्रेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शंस हुए होते हैं, उनको सीरम सूट नहीं करता, पिगमेंटेशन बढ़ गई है। अच्छा। और जो है स्क्रैचेस पड़ गए हैं, ब्रूजेस पड़ गए हैं, सक्शन की वजह से हाइड्रा फेशियल के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अगर अनट्रेंड हाथ करेगा या एक ऐसा बंदा करेगा जिसको आपकी स्किन का उतना नो हाउ नहीं है, तो वो फिर जो है वो आपका काम 100% आपकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं कर सकता। तो हु नोज द स्किन मोर? अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज़ द एक्सपर्ट या शी इज़ द एक्सपर्ट।
तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं, वरना फिर अपने पैसे ज़ाया ना करें। मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, दूसरे डॉक्टर आप ना, जैसे आपने पिगमेंटेशन की बात की है, ये भी बहुत ज़्यादा खास करके गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, और एक तो जो छाइयाँ पड़ जाती हैं वो भी बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है कि इसका वो शिकायत करते हुए नज़र आ रही होती हैं, और माएँ भी बड़ी परेशान होती हैं। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, उसके इलाज में हमें पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना है। पिगमेंटेशन मेलाज़मा इस तरह से है, जब किसी को हो रहा है तो वो इस वजह से है कि आपके स्किन के जो मेलानोसाइट्स हैं, रंग बनाने वाले खलिए हैं, वो एक्स्ट्रा कलर बना रहे हैं। जैसे हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमारा हार्ट ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा ज़ोर ले रहा है ब्लड को आगे पास ऑन करने में। शुगर हमारी अनकंट्रोल हो रही है क्योंकि हमारी वो मैकेनिज़्म काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी है। इसी तरह जब हमारे पिगमेंट बनाने वाले सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड पिगमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, तो छाइयाँ हो जाती हैं या कलर डार्क हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कोई ऐसी दवाई लगाएंगे बाहर से जो उन सेल्स को कलर बनाने से कंट्रोल करे। जब वो कलर कम बनेगा तो ऑफ कोर्स बाकी जो बना हुआ कलर है वो आपकी बॉडी उसको क्लीन आउट कर लेगी, स्किन से उसको रिमूव कर देगी, तो छाइयाँ कम होना शुरू हो जाती हैं। छाइयों की एक मेन रीज़न अच्छा मेकअप यूज़ ना करना, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ ना करना, स्टेरॉइड जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड मिक्स हुई हुई आजकल जो मार्केट में मिलती हैं, वो इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जो छाइयाँ बनती हैं। स्किन पतली होती है, आपको टेलेंजिक्टेजियाज या बारीक रेड वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो छाइयों की तरफ चली जाती हैं। तो ये स्टेरॉइड क्रीम्स का एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है। 3 क्रीमें मिक्स करके क्रीम्स लगाना, मैं ज़ाहिर नाम नहीं लूँगी उन क्रीम्स का, लेकिन वो बेसिकली दे आर द रीज़न कि यंग गर्ल्स में मेलाज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है या हो रहा है, क्योंकि आप वो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। तो उन क्रीम्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। 100% गोरे होने की एफर्ट नहीं करनी चाहिए। आपको अपना नेचुरल कम्प्लेक्शन विच शुड बी इन्हांस, थोड़ा सा ग्लो लाएं, मतलब वो खूबसूरत करें। ग्लो होना चाहिए आपके चेहरे पर, इवन टोन होनी चाहिए आपकी, तो वो आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। टाइप 4 टाइप 5 भी हो, आप बेशक हो, लेकिन इवन टोन हो, शाइनी ग्लास लाइक स्किन हो, तो इट्स ब्यूटीफुल, तो वो आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। यस एब्सोल्युटली। जैसे आप खूबसूरत है वैसे बाकी सारे भी खूबसूरत हो जाएंगे अगर आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तभी। डॉक्टर आमना राज हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर आमना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस टिप्स के ऊपर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। और जनाब, स्किन के हवाले से ख़ास करके अपनी चीज़ों को और अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखा करें, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें ताकि